राधे राधे। आज मैं आप लोगों को एक राजा और रानी की कहानी सुनाती हूँ और एक साथ में चंपावती नगरी और एक प्रसिद्ध शिवलिंग के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। तो देर नहीं करते हैं और बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। एक राजा था। राजा की दो रानियाँ थीं। दोनों की कोई संतान नहीं थी। राजा बड़ा दुखी था कि क्या करा जाए। तो राजा कहने लगा कि क्या करूं रानी मैं, मेरी संतान नहीं है, क्या ये जो मेरा राज्य है ये ऐसा ही रहेगा। रानी ने कहा, अरे क्यों रहेगा ऐसा, आप विवाह कर लीजिए। राजा ने तीसरा विवाह कर लिया, लेकिन तीसरी रानी के भी कोई संतान नहीं हुई। राजा फिर भी बड़ा दुखी, क्या करे। फिर राजा ने चौथा विवाह किया। करना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करे, राज्य बहुत बड़ा था, उसको वारिस चाहिए था। राजा ने चौथा विवाह कर लिया। चौथी रानी को भी कोई संतान नहीं हुई। राजा हार के थक के रह गया, क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो फिर एक दिन राजा जंगल जा रहा था, है ना, शिकार खेलने। वहां राजा भटक गया और राजा को बहुत तेज प्यास लगी थी। तो राजा ने देखा कि एक छोटी सी कुटिया झोपड़ी बनी हुई है। राजा वहां गया तो देखा उसने कि झोपड़ी के पास ही, है ना, एक लड़की शेर से लड़ गई है। राजा कुछ देर देखता रहा, फिर क्या करे क्या नहीं करे। फिर राजा ने देखा कि लड़की ने शेर को मार दिया। बिल्कुल कोमलांगी लड़की, बिल्कुल कोमल, ऐसा कहीं से नहीं लग रहा था कि ये शेर मार सकती है, लेकिन राजा उसने शेर मार दिया। राजा बड़ा प्रभावित हुआ। बोले, क्यों आए हो यहाँ, क्या काम है। बोले, कुछ नहीं, मैं परदेसी हूँ, मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे प्यास लगी है, तो क्या मुझे जल मिलेगा। तो बोले, हाँ जल मिलेगा। वो लड़की अंदर गई और उसने पूछा कि वो बाहर आए हैं, उनको जल चाहिए है, दे दूं क्या। तो जो अंदर था उसने कहा, दे दो, है ना। जो अंदर था बोले, दे दो। अब राजा जल पीकर अपने महल वापस आ गया, लेकिन राजा को पूरे टाइम बस वो ही दिखता रहता। क्या क्या लड़की थी वो, कितनी वीर थी, कितनी कोमलांगी थी, कितना सौम्य था चेहरे पर, कितना तेज था, कितनी कोमल थी और कितनी कठोर थी। राजा ये सब सोचता रहा। फिर राजा ने पता लगाया कि वो कहाँ की है। वो पता लगाते लगाते फिर राजा एक गांव में पहुंचा, तो पता लगाया कि एक आदिवासियों का, भीलियों का गांव था। उस गांव की वो लड़की रहने वाली थी। तो फिर राजा ने ये भी पता लगाया कि आखिर वो जंगल में क्या करने के लिए गई थी। तो राजा को पता चला कि वो जंगल में लकड़ियां बीनने के लिए जाती थी, क्योंकि घर में आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो वो जंगल में लकड़ियां बीनने के लिए जाती थी। वहीं उन्होंने एक झोपड़ी सी बना रखी थी कि अगर उन्हें वो थक जाते थे तो वहीं वो विश्राम पा लेते थे। तो वो उसका पिता दोनों ही थे। राजा वापस महल में आ गया। अब राजा को चैन न पड़े, क्या करूं, कैसे उस कन्या से विवाह करूं। फिर राजा ने अपने दूत को भेजा और उस गांव के मुखिया को बोला कि मैं तुम्हारे गांव में विवाह करना चाहता हूँ, बारात लेके आना चाहता हूँ। मुखिया कहने लगा, कहाँ। बोले, मेरी लड़की से। बोले, अरे नहीं, वो जो लकड़हारा है ना, उसकी लड़की से। बोले, उसको बड़ी अजीब सा लगा कि मैं मुखिया हूँ, मेरी लड़की से विवाह नहीं होकर। बोले, अरे नहीं नहीं, वो तो है ना, वो सही नहीं है, राजा तुम्हारे लायक नहीं, लड़की नहीं है। अब राजा को ये सूचना मिली, लेकिन राजा ने एक दिन क्या किया कि अपने पूरे 2-4 माने पूरे जो वफादार थे उनके साथ राजा चला और जाकर उस गांव में पहुंच गया। जाकर देखा कुटिया, तो उसने देख ही ली थी। जाकर देखा कि क्या हो रहा है यहाँ। तो देखा तो सब लोग, भीड़ लगी है और वो लड़की बड़ी रो रही है। तो बोले, ये क्या हो रहा है यहाँ, क्या हो गया। बोले, अरे वो ये जो है ना लड़की, वो लकड़हारा खत्म हो गया है, तो ये लड़की है ना बहुत रो रही है। और झोपड़ी भी किसी तरह से, इनकी झोपड़ी भी जल गई है और उसी जलने में इनके पिताजी खत्म हो गए, ये बच गई है। अब लड़की के पास ना तो सहारा घर का और ना ही रहने के लिए आसरा। कहाँ रहे, है ना, ना आसरा ना कोई सहारा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इससे विवाह करूंगा,
राजा ने उससे विवाह कर लिया। राजा घर आ गया, राजा ने उससे विवाह कर लिया। राजा महल में ले आया, दान दहेज कुछ नहीं, क्योंकि कुछ था ही नहीं। लेकिन गांव वाले बड़े खुश कि राजा हमारे जवाई बन गए। सबने मिलकर उसको विदा किया था। राजा लेकर आ गया, दहेज तो कुछ नहीं था। आगे आगे राजा चले आ रहे हैं, पीछे पीछे एक डोली चली आ रही है। उन लोगों ने पूछा रानियों ने, क्या है? बोले रानी है। बोले रानी? बोले हाँ, मेरी रानी है और इस महल की भी रानी है। बोले रानी नहीं है, दासी है। दान दहेज तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। गाड़ी हाथी घोड़ा लाव लश्कर जवाहरात कुछ नहीं दिख रहे हैं। ये कहाँ से उठा लाए तुम? दासी लाए हो क्या हमारे लिए? बोले नहीं नहीं, रानी है। राजा ने उसको महल में रोक दिया। पूरा टाइम राजा का उस नई रानी के साथ बीतने लगा। बड़ी रानी और बाकी 4 रानियां बड़ी उससे नाराज रहती। क्या है ये, वहीं देखो बने रहते हैं, लेकिन है ना, वहीं बने रहते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन राजा को पता चला कि रानी गर्भवती है। कौन सी रानी? छोटी रानी, जो भीलर की लड़की थी, जो लकड़हारे की लड़की थी। राजा ने देखा, पाया कि वो गर्भवती है। राजा बड़ा खुश हुआ। उसने बड़ी रानी को बताया, सुनो सुनो, बारिश आ रहा है। अरे बारिश आ रहा है? देखने में तो रानी खुश हुई, लेकिन अंदर सोतिया ढाई से जल गई। क्या करूं, क्या करूं मैं? तो उसने कहा, अरे राजा ऐसा करो, आप है ना, इसकी देखरेख का जिम्मा मेरे ऊपर छोड़ दो तुम, मैं इसकी देखरेख करूंगी। राजा बड़ा खुश हुआ। बोले कितनी अच्छी हो तुम, तुम्हारे जैसी रानी पाकर मैं धन्य हो गया। मैं तुम्हारे ही भरोसे तो सब में घूमता रहता हूँ। मुझे पता है कि मेरे पीछे तुम महल की पूरी तरह से रक्षा करोगी। और क्या, मैं राजकुमारी हूँ वैसे भी, और शासन करना मेरी रग रग में समाया हुआ है। आप बेफिक्र रहिए, इसकी है ना मुझे दे दीजिए आप पूरी। बड़ी रानी उसको देने लगी, सब सामान देने लगी, खाने पीने को देने लगी। लेकिन बड़ी रानी क्या करती थी, अक्सर ऐसे सामान देती थी जो कि खाते नहीं है, गर्भावस्था में नहीं खाती। लेकिन छोटी रानी थोड़ा बहुत खाती, क्योंकि गर्भावस्था में कुछ खिलता नहीं है, थोड़ा बहुत खाती, और वो अधिकतर दूध में रहती। तो रानी दूध में भी ऐसा करती कि उसको अधिक से अधिक नींद आए तो दूध में अफीम मिलाकर उसको दे देती थी। वो पी लेती थी। वो कहती दीदी मुझे बहुत नींद आई। बोले हाँ आई ना नींद। जब रानी को 4 माह का गर्भ हुआ, तब किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया और राजा को युद्ध में जाना पड़ा। राजा वहीं से युद्ध जीता और आगे निकल गया। और भी, क्योंकि राज्य की लालसा सबको होती है। यहाँ छोटी रानी बड़ी रानी के हवाले थी। वो अपने हिसाब से उसको रखती थी। धीरे 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 समय व्यतीत हो गया। 5 महीने हो गए। रानी के प्रसव का समय आ गया। रानी को, छोटी रानी को बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है। वो बोली दीदी मुझे दर्द हो रहा है, मुझे लगता है प्रसव का समय आ गया है। तो बोले खड़ी हो जा। बोले खड़ी हो जाओ? हाँ। बोले खड़ी हो जाओ। छोटी रानी नादान थी, वो खड़ी हो गई, है ना। लेकिन उसको किसी ने संभाला नहीं। दर्द के समय, बहुत ज्यादा दर्द के कारण छोटी रानी बेहोश हो गई। और उसके 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। दाई ने रोने की आवाज सुनकर देखा। बोले बड़ी रानी के पास गई। बोले अरे एक लड़का और एक लड़की हुए हैं, अब? बोले क्या करना है? कि ले जाओ बाहर से एक सफेद पत्थर और एक काला पत्थर उठा लाओ। बोले क्या? बोले हाँ मैं कह रही हूँ, वो सुनो, बाहर से एक सफेद पत्थर और एक काला पत्थर उठा लाओ, वो जहाँ वो बच्चे हैं ना वहां डाल दो। दाई ने ऐसा ही किया। दाई एक सफेद पत्थर एक काला पत्थर ले आई और रानी के पास डाल दिया और लड़कों को उठा लिया। बोले क्या करना है? बोले ले जाओ चुपचाप इनको जंगल में गाड़ दो। दाई जंगल में लेकर पहुंची राजकुमार और राजकुमारी को, दोनों को। बोले कि ऐसे करना, ये लड़की है इसको तो तुम मार देना, लेकिन ये लड़का है इसके तो तुम 5 टुकड़े टुकड़े कर देना। तो रानी ने ऐसा कहा तो दासी ने उसकी बात मानी। वो जंगल में ले गई, वो लड़की को दबाने लगी
वो लड़के को टुकड़े करके दबाने लगी, तभी बहुत जोर की आंधी आई, बहुत जोर की आंधी आई, बहुत तेज आंधी आई। 5 टुकड़े किए थे उसने, वो 5 टुकड़े दब गए और वो लड़की भी दब गई। अब बहुत समय की बात हो गई। फिर जब राजा आया तो राजा ने पूछा, क्यों रानी गर्भवती थी तो क्या हुआ? बड़ी रानी के लिए हुआ भाटा, नखरे कर रही थी, आपका प्रेम पाने के लिए ये नाटक रचा था। उसने तो कोई गर्भ नहीं था, उसको जब प्रसव हुआ तो भाटा हुआ, एक सफेद भाटा हुआ, एक काला भाटा हुआ, 2 हुए, पढ़े जाओ देखिए आओ। राजा ने देखना उचित नहीं समझा। रानी ने बहुत कहा कि नहीं, मैं नाटक नहीं कर रही थी, मुझे सचमुच का गर्भ था, लेकिन राजा ने एक नहीं सुनी और उसको उसकी तरफ से अपना पूरा मन हटा लिया। पूरा ध्यान वो अपनी बड़ी रानी के ऊपर देने लगा। उधर जब वो गांव वाले निकलते जंगल में से, तो जंगल में से है ना कुछ पौधे आपस में बात करते थे और खुशबू इतनी इतनी के 2 कोस तक महकती थी। खुशबू इतनी कि 2 कोस तक महकती थी। तो राजा के पास तक सूचना आई। बोले पेड़ बातें करते हैं, पौधे बातें करते। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, पौधे कैसे बातें कर सकते हैं? तो गांव वालों ने कहा आप चल के देख लो। बोले लेकिन वो है ना चंपा बड़ा सुंदर है, चंपा का पौधा बड़ा सुंदर है, लेकिन वो फूल नहीं तोड़ पाता। जैसे ही हम फूल तोड़ने लगते हैं चंपा का पौधा ऊपर चला जाता है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा गया, बोले मैं तोड़ता हूँ। तो राजा के साथ सभी रानियां बोले, जब इतनी खुशबू सुनी है मैंने, इतनी दूर तक खुशबू फैलती है, तो हम भी उस पौधे को देखना चाहते हैं। राजा बोले चलो। सारी रानियां, छोटी रानी कह रही मैं भी चलूं क्या? बोले तू क्या करेगी? बोले नहीं मैं भी चलूं, आप लोग देख लेना, मैं खुशबू ही ले लूंगी, मैं 2 कोस दूर ही रहूंगी, खुशबू ही ले लूंगी। बोले चल पीछे वाली डोली में बैठ जा। वो पीछे वाली डोली में बैठ गई। राजा गया तो राजा को देखकर चंपा ने पूछा, बांस भैया, बांस भैया, राजा आ रहे हैं, फूल दे दूं? बोले नहीं, ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर आकाश में चली जाओ। चंपा तुरंत ऊपर चली गई, बहुत ऊपर हो चली गई कि राजा पे एक भी फूल नहीं पा पाया। मायूस हो गए। बड़ी रानी आई, बोले हमारी बड़ी माँ आ रही है, अब ये जो घटना हो रही है सारे सुन रहे हैं, पूरी प्रजा सुन रही है, राजा सुन रही है, सब सुन रहे हैं। बोले हमारी बड़ी माँ आ रही है। बोले बड़ी माँ आ रही है? अरे ये तो वही है जिसने हमारे मारने के लिए आदेश दिया था। चंपा बहन आकाश में चली जाओ। वो चली गई। इसी तरह सब आके चले गए। चंपा हर बार ऊपर की ओर चढ़ती रही। छोटी रानी कहने लगी जरा एक बार मुझे भी प्रयास करने दो। अब राजा जिद पर अड़ा था, वो कभी उसको छोटी रानी को इजाजत नहीं देता, लेकिन राजा की जिद बड़ी थी कि इस चंपा के फूल में तोड़ कर रहूंगा। बोले जाओ देख लो तुम भी। तो अब चंपा भावुक हो गई, सारे बांस भी भावुक हो गए। बोले भैया भैया माँ आ रही है, फूल तोड़ लेने दूं क्या? बोले एक शर्त है बहन, तब तोड़ने देना। बोले क्या शर्त है भैया? मेरा मन माँ से मिलने के लिए बड़ा व्याकुल हो रहा है, मैं माँ से मिलना चाहती हूँ। बोले पहले इसके पति को साथ में बुलाओ। तो मंत्री ने कहा कि राजा वो बातें ऐसी कर रहे हैं कि आप साथ में जाओ तभी तोड़ पाएंगे। फिर वो बातें कर रहे हैं दोनों, भैया भैया माँ आ रही है, पिताजी भी हैं साथ में, फूल तोड़ लेने दें। बोले कि हाँ ये वही पिताजी है ना जिन्होंने हमारी कोई सुध नहीं ली, हमारे बारे में पता भी नहीं किया कि हम हैं कि नहीं है। ये हमारी माँ आई है अब हमसे मिलने के लिए। बहन इनको फूल दे दो। राजा ने देखा, सुना, सकते में आ गया, ये क्या हुआ? लेकिन फूल चाहिए थे। बांसों ने रास्ता दे दिया। छोटी रानी जैसे ही आगे गई है, चंपा का पौधा उसके गले मिल गया और आंसू निकलने लगे। माँ माँ करके वो चंपा का पौधा रोने लगा और जितने चंपा फूले हुए थे सब रानी की झोली में आ गए। पूरी रानी पूरी चंपा के फूलों से महकने लगी। राजा ने पूछा ये क्या माजरा है चंपा का पौधा, तुम बोल क्यों रहे हो? और ये बांस हैं, ये क्यों बोल रहे? बोले पिताजी मैं आपकी बेटी चंपा हूँ और ये जो बांस है ना ये आपके बेटे हैं। हम 2 भाई बहन हुए थे, लेकिन बड़ी माँ ने आदेश दे दिया था कि 5 भाई के टुकड़े टुकड़े कर दो और मुझको भी मार दो। तो ईश्वर की, भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से
क्योंकि हमारी माँ भोलेनाथ का व्रत करती है, इसलिए हम सबको कुछ भी नहीं हुआ। और ये जो 5 टुकड़े थे, ये पांचों भाई के रूप में हैं मेरे, और ये मेरी रक्षा करते हैं। यहाँ पर मेरे फूल किसी को नहीं तोड़ने देते। तो बोले कि तो फिर क्या? बोले आप है ना शिव जी के यहाँ का जल मंगाकर हमारे ऊपर छिड़क दीजिए, तो हम है ना अपने मूल रूप में आ जाएंगे। राजा ने जल मंगवाया और उन पर छिड़का। चंपा कुमारी राजकुमारी बन गई, और वो 5 के टुकड़े जो झुरमुट थे, वो 5 राजकुमार बन गए। इस तरह से राजा ने 2 बच्चे खोए थे और 6 बच्चे पाए, 1 राजकुमारी 5 राजकुमार। लेकिन जब राजा को बड़ी रानी के बारे में सब पता चला ना, जब उस खड़ा था ना सुन रहा था, उसको बड़ा क्रोध आया। उसने बड़ी रानी को कारागार में डाल दिया और पूछा, पहले तो पूछा चंपा से पूछा कि क्या बताओ, इसको मार दूं? बोले पिताजी मारने का हल बदला मारने से नहीं होता है, आप इनको जेल में डाल दीजिए, क्योंकि इन्होंने मेरी माँ के साथ बहुत बुरा किया है। सभी रानियों को राजा ने जेल में डलवा दिया और अपने पुत्र और पुत्रियों के साथ, छोटी रानी के साथ राजा महल में आया। राजा ने वो चंपे का पौधा था, इसलिए राजा ने उस नगरी का नाम चंपावती नगरी रखा। और चूंकि रानी शंकर जी की पूजा करती थी, उस समय छोटा था शंकर जी का मंदिर, राजा ने वहां विशाल मंदिर बनवाया, उसका नाम रखा बागीश्वर। क्या नाम रखा? बागीश्वर। उस नगरी का नाम रखा चंपावती नगरी। तो मध्य प्रदेश में चंपावती नगरी और बागीश्वर धाम, बागेश्वर धाम नहीं, बागीश्वर नाथ अभी भी हैं। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव।